आ ओजे पड़ी से एकदम गोलटिए मरते मरते एकदम ओकर हस्बैंड बा आ घर लेके चल जाएगा, गोड़ हाथ बांध के रख देगा। तो गांव में लोग खुदे अपने समझते हैं कि हमारा साम्राज्य है, इस साम्राज्य के सुल्तान हम खुदे हैं, वहाँ नियम कानून थोड़ा कम चलता है। सेंट ऑगस्टिन कहते हैं कि हमारे पिताजी जो है हमारे माता को नियमित रूप से पिटाई करते हैं। हाँ, पिटाई होता था महिलाओं के, मार बंडी गर्दा कर देते थे कि महिला लोग एक जगह जो है से कि बैठ कर करके अपना अपना दुख दर्द पिटाइल के एकदम की देखो सखी बाम कवाल दिलन हस्बैंडवा हमर आते मार के, होली नहीं आती तो आज हमर हस्बैंडवा मारते मारते हमरा तो जाने ले लेता। चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार भारतीय आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रोम साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे मेरे साथ कुछ समय तक कि महिला की जो स्थिति है, पहले आप ध्यान से यहाँ समझिएगा लिखा क्या हुआ है। हम रोम साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो आज के इस पार्ट्स में वीडियो लंबा न हो जाए, इसीलिए केवल और केवल डिस्कस जो होगा वो केवल लिंग पर होगा, याद रखिएगा, यानी जेंडर पे। अब यहाँ हेडलाइन समझिएगा, गणतंत्र का परवर्ती काल में महिलाओं की स्थिति, यानी महिलाओं की स्थिति के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन ये गणतंत्र का परवर्ती काल वाला भाग का पढ़ेंगे। तब परवर्ती और पूर्ववर्ती, जैसे आप लोग रोमन साम्राज्य के बारे में अगर कोई वीडियो देखे होंगे तो इतना तो समझ में आता होगा आपको कि तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में संकट का समय था। तो तीसरी शताब्दी से पहले यानी पूर्व काल कहलाता है आपका, तब पूर्ववर्ती साम्राज्य है वो रोमन साम्राज्य का। और तीसरी शताब्दी के बाद का जो टाइम पीरियड देखा गया है वो आपका परवर्ती कहलाता है, तो वो तो रोम साम्राज्य का है। लेकिन ये कह रहा है कि गणतंत्र का परवर्ती, तक गणतंत्र कब से कब चला, तो ये तो रोम साम्राज्य में गणतंत्र जो है भैया ये 509 से लेकर करके और ये आपका 27 ईसा पूर्व यानी बीसी तक ये चला। ध्यान से सुनेंगे, यानी ये अगस्टस जो है 27 ईसा पूर्व में राजा बनता है। और तहाँ के उसके बाद से, हालांकि उस समय में प्रिंसिपेट ही थे, वो राजतंत्र को फाइनल समाप्त शुरू नहीं किया था और फाइनली जो है कि गणतंत्र को समाप्त भी नहीं किया था। और कहीं ना कहीं वो सेनेट जो होता था, सेनेटरों की जहां सदस्यता बैठक होती थी, वो सेनेट जो सदन था उसको भंग भी नहीं किया था और इस तरह से चला। लेकिन फाइनली रोम साम्राज्य में जब भी गणतंत्र की बात आती है तो 509 से और 27 घटते घटते 27 ईसा पूर्व तक की चर्चाएं चलती है। तो ये यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि आगे का जो भाग है 27 के आसपास का जो भाग है, ये 509 इधर पीछे चले जाएंगे तो ये आपका पूर्ववर्ती काल हो गया गणतंत्र का। और आगे देखेंगे तो आगे का जो भाग है वो गणतंत्र का हो गया आपका परवर्ती काल। अब परवर्ती काल में ही महिलाओं की स्थिति को समझेंगे। चलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले स्थिति को समझने से पहले जानिए कि परिवार कैसा होता था। तब परिवार आप लोग लेखन कला और शहरी जीवन में भी हम आपको पढ़ाए थे कि परिवार जो था वो आपका एकल था और यहाँ भी सिंपल है, एकल थे। अब एकल का मतलब यहाँ वहाँ दोनों समझेंगे। सबसे पहले यहाँ मेन फोकस होगा कि परिवार की अगर अवधारणा की बात करें तो परिवार की जो अवधारणा है वो एकल परिवार की अवधारणा है। अब एकल परिवार की अवधारणा में होते कौन थे, तो एक आपका पत्नी होते हैं और प्लस इनके पति यानी हस्बैंड होंगे और साथ ही साथ बच्चे होते थे। मतलब समझिएगा दोनों में पति पत्नी और उनके बच्चे, ये आपका एकल परिवार है। संयुक्त परिवार में क्या होते हैं कि दादा दादी चाचा चाची सब लोग एक साथ रहते हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। लेकिन एकल परिवार में कुछ चीजों को ध्यान से समझेंगे। अभी बोले कि मम्मी होंगे पापा होंगे और उनके बच्चे होंगे मम्मी पापा के, वो मिल करके बनेगा एकल परिवार। और रोम साम्राज्य में एकल परिवार का ही अवधारणा है। लेकिन ये बच्चे कभी ना कभी क्या होते थे कि एक समय बाद ये बच्चे
बड़े हो जाते थे और कुछ कामों को करने में ये लग जाते थे। तो जैसे ये बच्चे वयस्क अवस्था में आ जाते थे तो वयस्क के बाद इनको एकल परिवार में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि इनके अपने भी बच्चे फिर हो जाते थे, पत्नी हो जाते थे, तो ये एक नया परिवार बनाते थे। तो अब समझने वाली बातें ये है कि अगर पत्नी और पति ये दोनों काउंट होंगे और इनके बच्चे काउंट नहीं होंगे, तब तक इनके बच्चे के शादी ब्याह जब होगा, जब तक तो ये दोनों वृद्धावस्था में आ जाएंगे, तो इनके मम्मी पापा परिवार को कैसे चलाएंगे जब बच्चे एकल परिवार में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इस समय में रोम साम्राज्य में क्या चलता था सिस्टम कि जो ये बूढ़े अवस्था में हो जाएंगे और इनके बच्चे अलग परिवार बना लेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये दास को रखेंगे जिनकी जैसी स्थितियां हो। अगर ज्यादा खेती बाड़ी है, ज्यादा काम है, तब 5 दास की जरूरत है तो 5 दास, किसी को 2 दास की जरूरत है 2 दास। इन लोग क्या करते थे कि दासों को रखते थे और दासों को कई लोग क्या करते थे, इनसे सहानुभूति रख करके बाल बच्चे की तरह इसको रखते थे। कई लोग इसको केवल काम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, बस काम लिए इसको छोड़ दिए। तो ये एक पैटर्न था परिवार के कि जिसमें एकल परिवार की अवधारणा मिलती है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते थे। बच्चे जब शादी विवाह नहीं होते थे तब तक जो है वो बच्चे हैं साथ में काम धाम किए, मिल करके रहे से, तो बच्चे हैं जब वो वयस्क हो जाते थे तो वो अपना एक नया परिवार बसाते थे। आगे अगर बातें करें तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पति और पत्नी दोनों के पास में वित्तीय हस्ती थी। अब इसका मतलब आप समझिएगा, जब एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो यहाँ वित्तीय हस्ती ही मिलेगा और यही से आपको समझ में नहीं आएगा लाइन, तो आगे जब जोड़िएगा तो यहाँ डिफिकल्ट आपको होगा। मतलब समझिएगा, आज क्या होता है कि ये मान ली पत्नी है, ये पति है, शादी के बाद जब ये यहाँ आ जाती है तो इसका पूरा संपत्ति का अधिकार यही होता है अपने पति में। नियमतः ऐसा होता है कि अगर ये चाहे तो अपने पिता जो अपने जिससे जन्म हुआ है, तो वो मायके वाले जो पिता है उनके संपत्ति में ये अधिकार के पात्र है। लेकिन कोई महिलाएं ऐसी होती नहीं है कि अपने मायके वाले पिता से हिस्सा मांगते हैं। हाँ, अगर मान लेते हैं इनका कोई भाई नहीं है, यानी इनके पिता का कोई बेटा नहीं है, तब तो उस सिचुएशन में इनके संपत्ति पे अधिकार करती हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2-4 गो भाई है, हिस्सा कम है, तो बहन को लगता है ममता कि छोड़ो ज्यादा हिस्सा ले लेंगे तो फिर भाई के हिस्सा कम पड़ जाएगा, चल भाई तोरा दान में दे दिलियो। अब बहनियों के मोटिवेट कर ले रहता है कि चल तोरा बियाह हो गलो, अब तोर घर बार यहे है, इन्हें से मम्मी पापा सब कह देते बेटी ई तोर अपन घर न है, अब बियाह के बाद अपन घर ससुरारे वाला घर होवे है, सब एकदम इन्हें से डीमोटिवेट करके भेज देता है। अब एकरा ही बेचारी देखू नहीं आती है, इन्हें एक पूरा का पूरा प्रॉपर्टी पर भाई के। हालांकि नियम है लेकिन लड़कियां लेती नहीं है, ऐसा बहुत कम केसेस आते हैं। लेकिन रोम साम्राज्य में क्या होता था कि महिला को अगर इसका 2 बेटा 2 बेटी है तो 2 बेटा के या दोनों बेटी के बराबर का हिस्सा मिलता था। इसे ध्यान से समझिएगा, जब लड़की विदा होकर के इधर ससुराल में जा रही है तो पति वाला पे तो अधिकार है ही है, साथे साथे एक मायके में भी प्रॉपर्टी पर ऐसे ही मिल रहा है, एकदम दे रहा है कि ले लो बेटी ले लो, बेटा के दे रहे हैं तोरो दे रहे हैं। तो एकरा में लड़की के पास में भी पैसा है, लड़की के पास में भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति, और ओकर हस्बैंड के पास में भी है। तब बताइए दोनों पक्ष बरियार हो गया, पत्नी भी और पति भी। अगर इस सिचुएशन में एगो आ रहेगा कि आर्थिक संपन्नता तो है, लेकिन अगर पति जोने दिन बंडी निकाल के मारेगा, आज ज्यादा उसको परिताड़ित करेगा, ज्यादा गरियाएगा, ये ज्यादा ओकरा डिमोटिवेट करेगा, कुछ ऐसा लगेगा कि हमको यहाँ नहीं चल रहा है, एकरा से हमारा जीवन यापन नहीं होगा, पति पर कभी भी गुस्सा जाहिर करेगी, तब पत्नी को संपत्ति मिलल है। ये वो संपत्ति है कि अगर चाहे तो ये बेटी क्या करेगा कि अपने पिता के जो संपत्ति है उन संपत्तियों पर उनका पूरा का पूरा स्वामित्व है, चाहे तो वो पैसे को जमीन को बेच सकते हैं, ये जो भी पैसे उनके हैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं नियंत्रण और स्वामित्व दोनों को दोनों जो है वो लड़की को मिल रहा है। तो बताइए इस केस में कुछ तो अच्छा है। कभी कभी पति भी ज्यादा प्यार करेगा, इसलिए करेगा कि भाई पत्नी को भी बहुत सारा मिला हुआ है मायके में, ज्यादा टन टुन करेंगे, अगर छोड़ के चली जाएगी तब फिर हमको ही लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर टन टुन जरी सा भी हुआ तो ये पत्नी चली जाएगी, काहे भाई, काहे कि एकरा संपत्ति है थी तुम्हारे पास काहे ला रहेगी। अब ध्यान से समझिए, मेन मामला यही से निकल जाएगा जब आप इस चीज को समझ गए। तो यहाँ क्या करें, पत्नी को भी अपना फिनेंशियल अधिकार है और पति पत्नी दोनों के। अब ये इसके ऊपर में डिपेंड नहीं रहेगी, इधर भी इसको है। और ध्यान समझिए एक बात को,
अगर पत्नी थोड़ा सा भी अगर कहे कि हमको इसके साथ में नहीं रहना है, तो इसको एक सूचना बस करना है, तुरंत वहां पर इस लड़की को न्याय मिलेगा और एक सूचना से इसका विवाह भंग हो सकता है। यानी पति और पत्नी के बीच का जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं ऐसे स्थितियों से गड़बड़ा जाता है। पत्नी एकदम फॉर्म में है, ज्यादा पति कुछ बोलेगा तो एकदम तुरंत जो है पति को छोड़ देगी। जबकि भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ ऐसा है कि महिला को एकदम सब लोग कह देता है कि जाए थे तो अपन घर रह रही है, यहाँ बार बार आओगी तो यहाँ तुम्हारा थोड़ी ना घर है, तुम्हारा घर तो यहाँ है। इतना ना सब एकदम ये कर देता है कि औरत को लगता है कि चल अब हमारी ही घर है, अब तू गरियाओ चाहे मारो चाहे पीटो, जितना प्रताड़ित करना है कर लो, हम यहाँ से छोड़ करके जाएंगे। कहाँ बेचारी है जो थाट बाट मार करके और रह जाती है, पिटाती भी है लेकिन ये जाती नहीं है। लेकिन रोम साम्राज्य में एक एनहुस संपत्ति है, लड़कियों के पत्नियों की संपत्ति है, ज्यादा ही बोलेगा छोड़ छाड़ के अपन बाबूजी के खेती बाड़ी करवाएगा, इन्हें उन्हें संपत्ति से इन्वेस्ट करेगा, अपना आराम से रहेगा। तो ये चीजें हैं, ध्यान सुनेंगे। विवाह की बात कर ले तो यहाँ पर परिवार द्वारा नियोजित विवाह होते थे। ध्यान समझिए, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पिता अगर जहाँ चाहे अपनी बच्चियों को प्लान कर करके कैसा लड़का होगा, नहीं माने जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, उसी तरह से विवाह होते थे। लव मैरिज के केस की बात किया जाए तो बहुत कम, न के बराबर होते हैं, जैसा अपना इंडियन सोसाइटी में भी है कि अब धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन देखिए अब ये कहीं भी अगर हम कहेंगे कि परिवार के मर्जी से विवाह होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां सबका विवाह परिवार के मर्जी से होगा, क्योंकि ये इच्छा अनुसार है। कोई ना कोई इन्ने उन्ने एक दूसरे से टकरा गया, इन्ने उन्ने अझुरा गया तो वो अपवाद बन जाता है समाज के। लेकिन नियमता की बात कर ले तो सब लव मैरिज करे वाला नहीं है। सब याद रखेंगे, यहाँ पर समाज की जो मान्यता है वो ये है कि परिवार द्वारा नियोजित विवाह होते थे, परिवार जैसे चाहते थे अपने हिसाब से बच्चियों के शादी विवाह करते थे। तो इनसे पता चल रहा होगा अब आपको कि रोम साम्राज्य में भैया महिलाओं की स्थिति तो बड़ा बढ़िया था, महिला को उधर संपत्ति मिला है, इधर भी संपत्ति मिला है। लड़की के शादी विवाह होगा तो शादी विवाह पर जो उपहार मिलेगा वो उपहार पर, यानी जिसको हम लोग आज तौर पे दहेज ले लेते हैं, तो वो उपहार पर अधिकार लड़की के पति का होगा। ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब बात ये आ रहा है, इतना देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि महिला की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान से समझेंगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है सेंट ऑगस्टीन। ध्यान सुनेंगे, सेंट ऑगस्टीन ये क्या कह रहे हैं, ध्यान समझेंगे। ये है कहाँ के, ये पहले बताते हैं हम आपको। ये कहाँ के हैं तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में, ध्यान सुनेंगे, हिप्पो नगर के रहने वाले हैं। कौन से नगर के? तो हिप्पो नगर के। अच्छा, ये नगर मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये शहर में रहने वाले हैं, हिप्पो नगर के एक गांव में रहने वाले ये व्यक्ति है जिनका नाम है सेंट ऑगस्टस, ध्यान ऑगस्टीन। और ये ऑगस्टस नहीं समझ लीजिएगा, जो रोम के पहले जो शासक होते हैं जो 27 ईस्वी में प्रिंसिपेट लाते हैं वो नहीं समझिएगा। ये एक व्यक्ति हैं और ये याद रखेंगे वृषभ परिवार से बिलोंग करते हैं। अब ये वृषभ का मतलब क्या होता है, जब तक इसको नहीं समझोगे तो इनका विचारधारा को नहीं समझ पाओगे। तो पहले समझिएगा सेंट ऑगस्टीन कहाँ के थे, तो सेंट ऑगस्टीन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के एक गांव के रहने वाले थे। और ये क्या कहते हैं, पहले इनके बात समझेंगे, ये विषभ से बिलोंग करते हैं। विषभ जैसे मान लेते हैं अगर आप ये हिंदुस्तान में है, आप भारत में है, तो आप जानते हो कि जिस तरह से ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा वैल्यू है, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्य काल हो, चाहे आधुनिक काल, ये ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर होते थे, जो क्षत्रिय से भी ऊपर होते थे। अगर राजतंत्र वगैरह में इनका सबसे ज्यादा योगदान होता था, राजा को भी अपना आशीर्वाद और सलाह देने का कार्य करते थे। यानी कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था में इनको अच्छी खासी दर्जा थे, सर्वश्रेष्ठ ऊपर के श्रेणी में ही आते थे। उसी तरह से रोमन साम्राज्य में ये वृषभ थे, बात को ध्यान समझिएगा। उसी तरह से रोमन साम्राज्य में ये क्या है, वृषभ है। लेकिन एक वृषभ होने के नाते भी पहले ध्यान समझिएगा, हालांकि ये अपने घर की जब बातें आती है तो ये अच्छे से वर्णन कर सकता है। इतिहास में क्यों किसी को बताना कि हमारे यहाँ घर के ही स्थितियां ऐसी गंभीर स्थितियां है ना। लेकिन ध्यान सुनेंगे, ये बड़ा निष्पक्ष व्यक्ति होंगे कि अपने उच्च परिवार उच्च दर्जा वाले हो कर करके भी इतिहास को वही ये लिख रहे हैं, बताना चाहते हैं लोगों को कि जो इनके यहाँ होता है या इनके समाज में होता है।
मामला समझिएगा। सेंट ऑगस्टिन कहते हैं कि हमारे पिताजी जो है हमारे माता को नियमित रूप से पिटाई करते हैं। अब ध्यान सुनिए, अभी आपको लग रहा है कि रोम साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, लेकिन हम पहले बता दिए कि रोम साम्राज्य है कहाँ। तो रोम साम्राज्य एकदम फैला हुआ है, जिसमें उत्तरी अफ्रीका, अधिकांश यूरोप और पश्चिमी एशिया सब आते हैं। तो जिसमें स्पेन है, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मन है, ऑस्ट्रिया है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, इराक उराक का भाग है, इतना दूर तक फैला हुआ है। तो लोग में, नस्ल में, समाज में, रहन सहन, खान पान, इस सब में विविधता देखी जाएगी। तो सब में विविधता है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक जगह के जो भी चीजें निकल के आ रहे हैं वो सब जगह वही हो गया। तो ये कह रहे हैं, चूंकि ये है कहाँ के, तो उत्तरी अफ्रीका के हेपो नगर के हैं, और हेपो नगर के आसपास के इलाका में ये कह रहे हैं कि खुद हमारे ही घर में जो हमारे पिता होते थे वो हमारे माताओं को नियमित रूप से पिटाई करते थे। और कहते हैं कि हमारे घर में हमारी माता की ही पिटाई नहीं होती थी, ये कोई बड़ी बातें नहीं होती है। हमारे गांव के आसपास में देखा जाए तो महिलाओं को उनके जो पति होते थे वो हमेशा परिताड़ित करते रहते थे, हमेशा पिटाई करते थे। इतना पिटाई होता था महिलाओं के, मार बंडी गर्दा कर देते थे कि महिला लोग एक जगह जो है से कि बैठ कर करके अपना अपना दुख दर्द पिटाइल के एकदम की देखो सखी बाप कवार दिलन हस्बैंडवा हमर आते मार के, फलनी नहीं आती तो आज हमर हस्बैंडवा मारते मारते हमरा तो जाने ले लेता, वो तो फलनी आगे शुक्र मनाइए बच गए। वैसे हमनियों के सोसाइटी में गांव में महिला लोग बतियाती है, उसी तरह से रोम में ऑगस्टिन कहते हैं कि महिला के गांव में इतना पिटाई होता था कि महिला लोग बैठ कर करके जो जख्म होते थे, जो खरोच होते थे, उसको एक दूसरे से दिखाते थे कि इस तरह से हमारी पिटाई हुई है। तो ये ग्रामीण वाला बात है। शहर में थोड़ा सा क्या होता है कि जब शहर में इस तरह का ज्यादा विधि व्यवस्था होगा, लेकिन गांव में लोग अपने घर के खुद साम्राज्य के, खुद सल्तनत के सुल्तान होते हैं। समझ रहे बात ना। तो शहरों में नियम कानून होगा। अब पटना है, मान लेते हैं बड़ा बड़ा शहर है, बड़ा बड़ा शहर में तुरंत कोर्ट कचहरी है, कोई किसी से मतलब नहीं है। हस्बैंड मारा वो घर से खाली निकलता ही देरी है, घर से निकला अब बस ऑटो धरा है कि तुरंत हाई कोर्ट भी पहुंच गया, कोर्ट भी पहुंच कर कंप्लेन करेगा, ओकर हस्बैंड हो जा पर कुछ कर ही नहीं सकेगा। लेकिन गांव में क्या है, 10 किलोमीटर दूर जाएगा, कोर्ट कचहरी है, आप पता चला कि फलना के फलने बहू जैसे निकलते जेते है बुदबुदाते कि जा ही एकरा कंप्लेन करके फंसा देंगे, एकरा ही कर देंगे, जेल में सड़ा देंगे, एकरा जिए नहीं देंगे, क्या तो हमारा मारता है, मुहाल कर ले है जियाला। गांव में सूचना करेगा आ तोरा इते शहर के पलही छेक लेगा, ये नहीं आ रास्ता पर जहां से गाड़ी धरे जाते हैं आप लोग, ऑटो टेम्पो आ ओजे पड़ी से एकदम गोल्टिए मारते एकदम ओकर हस्बैंड बा आ घर लेके चल जाएगा, गोड़ हाथ बांध के रख देगा। तो गांव में लोग खुदे अपने समझते हैं कि हमारा साम्राज्य है, इस साम्राज्य के सुल्तान हम खुदे हैं, वहाँ नियम कानून थोड़ा कम चलता है। ध्यान से समझिए बात को। तो ये ग्रामीण एरिया में रहते थे और ग्रामीण एरिया का ये बारे में जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं बाखूबी ढंग से। यानी कहीं ना कहीं बात कर ले तो सेंट ऑगस्टिन जहां चर्चों में इनके अगर बौद्धिक के बात कर ले, बौद्धिक का मतलब यहाँ बौद्ध धर्म वाला नहीं समझ जाइएगा, यहाँ बुद्धि विवेक से हम तुलना कर रहे हैं कि जहाँ बौद्धिक मामलों में इनको चर्चों में भी बहुत विशेष प्रकार के महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता था। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो ईसाई धर्म के समूह हो, ग्रुप है, वहां पर इन बिशपों को ध्यान सुनेंगे बहुत महत्वपूर्ण दर्जा मिलता था। और ये अपने घर के जो ऑगस्टिन है, ये अपने घर के मम्मी पापा के साथ साथ गांव की महिलाओं के बारे में बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। देखिए एक दिल दहलाने वाली घटना सामने क्या आती है कि बच्चों के बारे में भी जिक्र किया। देखिए पार्ट 1 में हम आपको पढ़ाए थे कि बच्चों को इनके माता पिता बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि 25 वर्षों के लिए अपने बच्चों को बेच देते थे किसी को हाथों में, और वहां पर वो गुलाम हो जाता। ये कहानी पढ़े। अब देखिए यहाँ बच्चों के बारे में ऑगस्टिन एक बात और लिखते हैं कि बच्चों को क्या करते हैं कि उनके जो पिता होते हैं उनको पिता को ये सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से ये मान्यता मिल चुकी थी कि अपने बच्चों को आपको जो करना है आप सो कर दीजिएगा। अभी देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा को आप जन्म दे रहे हैं और अभी गर्भ धारण किया है, उसी में अगर आप हत्या करते हैं तो भ्रूण हत्या का आपको पाप लगेगा, सजा भी मिलेगा। भारत में इस तरह का नियम कानून भी है। लेकिन यहाँ क्या है कि आप एक
बच्चे को गर्भ तो छोड़ दीजिए, जन्म देने के बाद 5 साल 10 साल की अवस्था में अगर लगेगा कि हमसे दाल रोटी नहीं चल रहा है, हम अपने बच्चों का अगर मारना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को खत्म कर सकते हैं। ये भी साम्राज्य में कानून बन चुका था और ये सामाजिक मान्यता भी था कि बाप चाहे तो अपन बेटा के मार देवे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगस्टिन एक बात का जिक्र करते हैं कि हमने कई बापों को ऐसा देखा, कई पिताओं को ऐसा देखा है कि वो अपने बच्चे को क्या करते हैं कि ठंड कड़ाके की जब ठंड पड़ती थी सर्दियों में तो वो छोड़ देते थे, तब तक छोड़ देते थे जब तक कि वो मर नहीं जाता है। यानी इस तरह से जिंदा दिली बाप और बेटे की भी चर्चाएं हैं। यानी ना तो स्थिति बच्चों की ठीक थी और ना ही स्थिति महिलाओं की। ये किसके मुताबिक? तो ये याद रखेंगे अगस्टिन के मुताबिक। तो ये आपका रहा, आज हम लोग महिलाओं के ऊपर चर्चा किए। अगले वीडियो में साक्षरता के ऊपर में एक एक कर करके हम आपको सारा पार्ट्स पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। जितना पार्ट्स आपको यूट्यूब पर अगर और किसी का वीडियो देखिएगा तो एक दो क्लिप मिलेगा, उसके बाद में कहानी खत्म। लेकिन एनसीईआरटी के पूरा जो आपका टॉपिक्स होता है एक बुक के अंदर में, वो सभी चीजों का हम लोग जिक्र छोटे छोटे वीडियो के रूप में करेंगे 12 मिनट 15 मिनट के। और आप हमसे निरंतर जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके मित्र भाई बंधु हैं उनको भी आप इस चैनल के बारे में बताइए। और 1 घंटा आधा घंटा डेली निकाल करके आप टाइम दीजिए, चूंकि हम इसमें 4 घंटा 5 घंटा टाइम देते हैं वीडियो बनाना, एडिट करना, शूट करना। तो आप बस इतना करिए। बस धन्यवाद।